हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम पेपर ऑफ द सब्जेक्ट मैथ्स। जी हाँ, जो भी आपने कुछ दिन पहले 8 मार्च 2025 को दिया है। तो इस पेपर का कोड है 6521। तो हमारे पास कई कोड और कई सेट के पेपर्स बोर्ड ने निकाले हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी इस कोड का सेक्शन ए। सिर्फ एक सेक्शन डिस्कस करूंगी। बाकी सेक्शंस को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू हैव टू हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द नोटिफिकेशंस। चलिए तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इट सेज द प्रोजेक्शन वेक्टर। हमें निकालना है प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ अ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यदि दो वेक्टर्स हैं तो उनका प्रोजेक्शन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर आपने बुक में ध्यान से फॉर्मूले पढ़े होंगे तो ये तो 1 मार्क्स आपके फ्री के इन्होंने पूछे हैं एंड दैट इज ऑप्शन बी, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। वो पूछ रहा है ये फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। देखो, किसी भी फंक्शन के इंक्रीज होने की क्या कंडीशन होती है, दैट एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उस फंक्शन का डेरिवेशन 0 के बराबर या उससे बड़ा आना चाहिए। तो पहले हम इस फंक्शन का निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कितना आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का बनेगा 2x माइनस 4x का बनेगा -4 और प्लस 6 का 0 एंड इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब 2x शुड बी ग्रेटर देन 4x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो x कहां पर बिलोंग करेगा, 2 से इंफिनिटी। सो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन डी। ठीक है, ये कंडीशन जिसको पता होगी उसने ये क्वेश्चन अच्छे से कर दिया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज इफ f of 2a minus x is equal to fx then integral 0 to 2a fx dx is equal to। तो ये भी हमारे पास डायरेक्ट प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। अगर आपने देखा होगा बुक में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज दी थी ना, P0 P1 करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। तो ये वन ऑफ दैट प्रॉपर्टी है जो कहती है 0 to 2a fx dx इज इक्वल टू। इसके दो आंसर्स आते हैं, एक होता है ट्वाइस 0 to a fx dx और एक होता है 0। ये कब कब होता है, जब हमारे पास फंक्शन का वैल्यू एट 2a minus x is equal to fx एंड ये क्या होती है, when its value is equal to minus of fx। सो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ये वाली कंडीशन। सो ये आंसर हुआ कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, तो अब तक तो बहुत ही इजी रहा है ये पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें गिवन है आपको एक मैट्रिक्स ए और कह रहे हैं दैट दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ 2x प्लस y। अब अगर आप देखो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हुआ A ट्रांसपोज इक्वल टू A। ठीक है, सो इसी कंडीशन पे हम अपनी मैट्रिक्स को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने का मतलब हुआ रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज। मतलब ये बन जाएगा 1 12 4y 6x 5 2x 8x 4 and 6 and it is equal to a, that is 1 12 4y 6x 5 2x 8x 4 6। ठीक है, नाउ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। 1 1 की इक्वल 6x इज इक्वल टू 12। 6x इक्वल टू 12 इंप्लाइज क्या करता है कि x इज इक्वल टू 2। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इज 8x इक्वल 4y। 8x इक्वल 4y, अभी x की वैल्यू निकाली थी वो यहां रख देते हैं। तो 8 इंटू 2 और y निकालने के लिए 4 से डिवाइड, दैट मीन्स 4 2 जा, तो y की वैल्यू कितनी हुई, 2 इंटू 2 इज 4। अब x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो 2x प्लस y की वैल्यू कितनी होगी, 2x प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 4, दैट मीन्स 4 प्लस 4 इक्वल 8। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ y इक्वल साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको गिवन है
x की रेंज गिवन है -1 से 0, तो फाइंड करनी है रेंज ऑफ y। हमें पता है साइन इनवर्स x का डोमेन और रेंज क्या क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होता है। यस, -1 से 1 एंड रेंज होती है -π/2 से π/2। अब इन्होंने डोमेन को कन्वर्ट कर दिया -1 से 0। अब -1 से 1 में -1 0 1 इस अरेंजमेंट में आएंगे, राइट। तो -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज तो हमारी -π/2 ही रहेगी। अब हमें यहाँ पे 0 पे इन्होंने क्लोज कर दिया, 0 से 1 तक वैल्यूज को लिया ही नहीं है, तो यहाँ पर 0 के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग रेंज क्या आएगी। अगर हम साइन इनवर्स में 0 रखें तो साइन का आंसर 0 कब आता है, 0 पे, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 0, तो हम भी इसको क्लोज कर देंगे। तो दैट मीन 0 से 1 में हमारे पास कौन सी वैल्यूज होती है, 0 से π/2, और ये वाली वैल्यूज हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें -1 से 0 तक के लिए वैल्यूज चाहिए। तो -1 से 0 पे हमारे पास -π/2 से 0 आएंगी, एंड दैट टू क्लोज्ड। तो यहाँ पे सब पे -π/2 से 0 तो है, बट क्लोज्ड सिर्फ बी पर है। समझ आया कैसे करना है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स ऑफ 3π/4, π/3 एंड थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ x, y एंड z रिस्पेक्टिवली। हमें पता है एक वेक्टर और एक लाइन हमेशा एंगल्स बनाते हैं, डायरेक्शन एंगल्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर हम कार्टेशियन प्लेन बनाएं और ये हमारे पास कोई भी लाइन ले लें, तो हमें पता है ये कुछ एंगल x एक्सिस के साथ, कुछ y के साथ और कुछ z के साथ एंगल बनाता है। यही एंगल्स इन्होंने हमें दे रखे हैं, क्या क्या, 3π/4, π/3 एंड थीटा, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। अब अगर वो डायरेक्शन एंगल्स बनाती है कोई लाइन, तो डायरेक्शन कोसाइंस भी होंगे उन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के, जिनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x के अलोंग l, y के अलोंग m और z के अलोंग n, जो कि क्या होता है cos ऑफ दैट एंगल। तो x के अलोंग एंगल है 3π/4, z के अलोंग है थीटा और y के अलोंग है π/3। तो cos 3π/4 कितना हुआ, माइनस, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, -1/√2, ये हुआ 1/2 और ये एज इट इज। नाउ हमें एक इक्वेशन पता है LMN को यूज करते हुए, वो क्या होती है, दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पता है सबको ये इक्वेशन, तो इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो कितना बना, -1/√2 का स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर n प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब तो बस कैलकुलेशन रह गई है, ये कितना हो गया, 1/2 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1, which implies cos स्क्वायर थीटा is equals to 1 minus 3π/4, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 3π/4 बनेगा, which is equal to cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1/4, which implies cos थीटा इक्वल प्लस माइनस हाफ। तो थीटा की दो वैल्यूज आएंगी, प्लस हाफ मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाफ की वैल्यू आती है π/3 पे, और माइनस हाफ मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। जो थीटा है वो 0 से पाई ही रेंज करता है, अगर आपको याद हो वेक्टर्स में अगर आपने देखा हो तो थीटा शुड बी 0 to पाई ओनली। तो माइनस हाफ वैल्यू लेगा cos 2π/3 पे, पाई माइनस π/3, ठीक है। तो देखो ये दोनों ऑप्शन है या नहीं, देखो -π/3 तो होगा नहीं, π/6 भी नहीं है, π/3 है, यहाँ पर π/3 -π/3 दोनों आ गए, इसलिए ये ऑप्शन बी करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सबको समझ आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 7। इफ E and F are two events, हमें दो इवेंट्स दिए हुए हैं, सच दैट PE is greater than 0, PF is not equal to 1, तो हमें PE dash by F dash की वैल्यू निकालनी है। तो PE dash by F dash कैसे निकालेंगे, एनी आइडिया। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7, PE dash by F dash कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, उसका फॉर्मूला होता है दैट PE dash by F dash will be equal to PE dash इंटरसेक्शन F dash अपॉन PF dash, यही होगा। बट ये तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। आप देखो यहाँ पर E dash इंटरसेक्शन F dash गिवन है, E dash इंटरसेक्शन F dash को हम और क्या लिख सकते हैं, E यूनियन F का होल डैश लिख सकते हैं।
अगर ये इसके इक्वल लिखा जा सकता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी इसके इक्वल हो जाएगी। फटाफट से लिख देते हैं, राइट। अब हमें पता है कि अगर किसी भी इवेंट से ए ले लेते हैं, अगर ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है तो ए डैश की कितनी होती है, मतलब ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी होती है 1 माइनस पी ए। तो ऐसे ही हम ये वाली भी निकाल सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, पी ई यूनियन एफ डैश की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। ठीक है, अब अगर आप देखो तो हमने पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश को पहले पी ई यूनियन एफ का होल डैश बनाया एंड देन उसको वापस से ये बना दिया। तो दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है कि पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। तो डायरेक्ट लिख सकती हूँ मैं। अब देखो हमें क्या फाइंड करना था, पी ई डैश अपॉन एफ डैश। उसमें अगर मैं पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, ये जो न्यूमरेटर है इसकी जगह ये रख दूं तो क्या बनेगा, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, और वो किससे डिवाइडेड है, पी एफ डैश से, तो पी एफ डैश से डिवाइड कर देती हूँ। तो क्या आंसर आया, देखो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बन रहा है, इट इज ऑप्शन डी। सबको समझ में आया कैसे किया हमने ये क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इनमें से कौन सी मैट्रिक्स दोनों हो सकती है, सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी। तो आप अगर ध्यान से देखो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल ए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या होती है, ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए। ठीक है, तो ऐसी मैट्रिक्स जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वो खुद भी बने और उसका माइनस भी बने, क्या ऐसा पॉसिबल है, ये सिर्फ पॉसिबल है नल मैट्रिक्स के लिए। और अगर ऐसे नहीं समझ आता तो हम एक और तरीका देख सकते हैं कि यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए के भी इक्वल है और माइनस ए के भी इक्वल है। तो ए ट्रांसपोज अगर इन दोनों के इक्वल है तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और अगर माइनस ए को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिया है तो ए प्लस ए 2a बन जाएगा एंड राइट हैंड साइड में 0। अगर 2a 0 तो विच इंप्लाइज a इक्वल 0, मतलब a के सारे एलिमेंट्स 0, दैट मींस आंसर इज नल मैट्रिक्स। ठीक है, समझ आया सबको कैसे करना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इट सेज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 माइनस 3 7 is। तो यहाँ पर हमें एक वेक्टर गिवन है और एक लाइन गिवन है। तो अगर हमें ये दोनों गिवन है तो हम कार्टेशियन इक्वेशन भी बना सकते हैं और वेक्टर इक्वेशन भी बना सकते हैं। हम इसकी बनाते हैं वेक्टर। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन बनाते, कोई सी भी बना लो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर इक्वल ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ जो लैम्डा होता है वो एक कांस्टेंट होता है, उस लैम्डा की जगह आप लैम्डा टी म्यू कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, यहाँ इन्होंने अगर आप ऑब्जर्व करो ऑप्शन में टी का यूज किया है चारों में, तो हम टी ही रख देते हैं। ठीक है, सो लेट अस पुट टी बी वेक्टर। ये एक जर्नल होती है जहां पर ये होता है हमारे पास ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, और जो बी होता है ये हमारे पास बनता है वेक्टर फ्रॉम डायरेक्शन रेशियोज। तो रख देते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू, पहले पॉइंट जो हमारे पास गिवन है उससे पोजीशन वेक्टर क्या बनाएंगे, जस्ट आई जे के लग जाता है, तो क्या हो जाएगा 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप, देन प्लस टी, देन बी वेक्टर मतलब जो डायरेक्शन रेशियो से बना है, ये बी वेक्टर जो है हमारे पास एज इट इज लिखा जाएगा। क्यों, देखो क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है इस वेक्टर के। अगर वो लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, दैट मींस जिस डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है रिक्वायर्ड लाइन भी इसके पैरेलल जा रही है, तो रिक्वायर्ड लाइन की डायरेक्शन भी तो सेम हो गई। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज और रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम हो जाएंगे, तो वेक्टर भी दोनों का सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एज इट इज सेम वेक्टर लिख देंगे 3i प्लस जे प्लस 2k कैप। ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या बना 4i, ठीक है, माइनस 3j प्लस 7k प्लस 3ti प्लस tj कैप प्लस 2tk कैप। ठीक है, अब मर्ज कर लेते हैं i वाली टर्म्स को एक साथ, तो ये बन गया 4 प्लस 3t आई कैप, देन j वाली टर्म्स को एक साथ, तो ये बन गया प्लस t माइनस 3j कैप। ठीक है, कैलकुलेशन है सारी और ये बन जाएगा 2t प्लस 7k कैप।
नाउ आई का कॉफिशिएंट अगर हम इन जर्नल आर वेक्टर को खोलें तो आर वेक्टर क्या बताता है? आर वेक्टर इन जर्नल इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये अभी हमने बताया है सॉल्व करके किसके इक्वल आ रहा है? दिस बिग इक्वेशन के। तो आर वेक्टर इसकी भी इक्वल है और इन जनरल इसकी भी इक्वल होता है। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास आता है दोनों आई के कॉफिशिएंट्स आपस में इक्वल होंगे, दैट मींस x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3t। ऐसी j के कॉफिशिएंट्स इक्वल होंगे तो y आएगा t माइनस 3 और z के और k के कॉफिशिएंट्स इक्वल होंगे सो z इज इक्वल टू 2t प्लस 7। तो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज 4 फ्रेंड्स हैं हमारे पास, अभय, बीना, छाया एंड देवेश, ये सब उनके नाम है। दे वर आस्क्ड टू सिंप्लीफाई, आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है ये वाली बड़ी सी इक्वेशन जहां पर ये ए एंड बी क्या है? बोथ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, साथ में देखो और कंडीशंस दी हैं, वो क्यों गिवन है? यहाँ पे गिवन है a and b is not equal to I and a inverse is not equals to b। ये क्यों गिवन है? देखो हमें पता है that ab is not equal to ba in journal। इन जर्नल क्यों लगाते हैं? क्योंकि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, वो है ये, या तो इन दोनों में से कोई एक या दोनों आई बन जाए। ठीक है, जैसे कि a इंटू आई विल बी इक्वल टू आई इंटू ए, या i इंटू बी विल बी इक्वल टू बी इंटू आई, उस केस में हो जाता है। या अगर हमारे पास इनमें से कोई एक दूसरे का इन्वर्स हो गया, मान लो b जो है वो a इनवर्स है तो हम लिख सकते हैं a इंटू ए इनवर्स, वो क्या बनेगा i। और अगर नेक्स्ट देखें तो a इनवर्स इंटू ए भी क्या बनेगा i। और ये दो कंडीशंस इन्होंने पहले ही मना कर दी है। यहाँ पर देखो ना तो ये इनवर्स है और ना ही ये आइडेंटिटी है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ इनका? दैट AB is not equal to BA for this question। ठीक है, चलिए तो अब सॉल्व करते हैं। कितना बनेगा? यहाँ पे गिवन है 4AB प्लस 3AB प्लस BA माइनस 4BA। ठीक है, तो 4AB तो एज इट इज, ये खोल देते हैं, 3AB बन जाएगा माइनस 3BA बन जाएगा, माइनस है प्लस है, देखो प्लस है यहाँ पर, तो ये प्लस 3BA बन जाएगा माइनस 4BA। 4 प्लस 3 7AB और 3 माइनस 4 माइनस 1BA। तो ये हमारे पास आया आंसर। ये किसने सही दिया है? बीना ने। सो ऑप्शन कितना होगा? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, साथ साथ लिखते हैं। अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10, एक सिलेंड्रिकल टैंक गिवन है जिसका रेडियस कितना गिवन है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इज बीइंग फिल्ड विद शुगर एट द रेट ऑफ। अब हम इसमें शुगर फिल करते जा रहे हैं, धीरे 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 हमने शुगर फिल करी वो। तो जब हम शुगर भर रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी यूज हो रही है, मतलब वॉल्यूम। तो हमें रेट दिया है वॉल्यूम का, dv by dt इज इक्वल्स टू 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप यूनिट से भी देख सकते हो, क्यूब पर सेकेंड तो वॉल्यूम की यूनिट है। ठीक है, ये कितने गिवन है? 100 पाई। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है द रेट एट विच द हाइट ऑफ द शुगर इज इंक्रीजिंग। हाइट किस रेट पे इंक्रीज कर रही है? हम सपोज कर लेते हैं शुगर की हाइट कितनी है? h है, तो हमें dh बाई dt फाइंड करना है, कितना बनता है। तो कितना होगा? v हमें पता है, सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर h। यहाँ r कितना है हमारे पास? 10 सेंटीमीटर, तो ये हो गया पाई 10 स्क्वायर h, मतलब 100 पाई h। ये हो गया वॉल्यूम। अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t तो कितना हो जाएगा? dv बाई dt विल बी इक्वल टू 100 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये हमने बाहर ले लिया, और h का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब हमें पता है dv बाई dt कितना है? 100 पाई, और ये किसके इक्वल हो गया? 100 पाई dh बाई dt। पाई से पाई, 100 से 100 कैंसिल, तो dh बाई dt किसके इक्वल हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्या ऑप्शन हुआ हमारे पास? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज क्वेश्चन नंबर 12। लेट पी एंड क्यू बी 2 यूनिट वेक्टर्स। हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर्स दे रखे हैं, ध्यान से देखो क्या है, वापस बोल रही हूँ, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट मतलब क्या हुआ कि P का और Q का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। ठीक है, और क्या गिवन है?
अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? अल्फा। मानो p प्लस क्यू यूनिट वेक्टर बन जाए तो वो कौन सी वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए होगा? मतलब इन्होंने एक और क्या दे दिया कि अगर हमारे पास p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड 1 है तो हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी 1 होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, तो इसका स्क्वायर भी 1 हो गया। अब हमने स्क्वायर क्यों करा? देखो हमें पता है दैट a डॉट a, किसी भी वेक्टर की मल्टीप्लाई अगर हम खुद से करते हैं तो आंसर क्या आता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब हम इसको ऐसे यूज करेंगे, यहां पर हम इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को लिख सकते हैं p वेक्टर प्लस q वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट खुद से, यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? और वो किसके इक्वल है? 1 के। नाउ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? p डॉट p प्लस p डॉट q प्लस q डॉट p प्लस q डॉट q, यही बनेगा। अब ये किसके इक्वल होगा? फ्रॉम दिस फॉर्मूला p के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। क्या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है? यस, तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हुए, तो ये बन जाएगा 2p डॉट q और ये बन जाएगा मॉड q का स्क्वायर इक्वल 1। अब हमें पता है इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है हमारे पास? 1, तो इसकी जगह हम 1 रख सकते हैं। 2 डॉट प्रोडक्ट कैसे खुलती है? a डॉट b इज इक्वल टू ए बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, ऐसे होता है, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा? p का मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड, cos एंगल क्या होगा? अल्फा, हमें गिवन है अल्फा इज द एंगल बिटवीन देम, एंड प्लस q का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? 1 इक्वल 1। नाउ 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2। अब p का मैग्नीट्यूड भी 1, q का मैग्नीट्यूड भी 1, तो 1 इंटू 1 cos अल्फा इक्वल 1 हुआ। ये 2 उधर जाएगा तो -1 बनेगा, और 2 cos अल्फा विल बी इक्वल टू -1 विच इंप्लाइज cos अल्फा इज इक्वल टू -हाफ। तो अल्फा हो गया cos इनवर्स -हाफ, मतलब कितना एंगल हुआ? 2 पाई बाय 3। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? डी। सबको समझ आया कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज द लाइन, हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, बतानी है कि वो कौन से पॉइंट से होते हुए जाती है। ठीक है, तो इसको हम कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और वेक्टर में भी, बट अगर आप एज इट इज देखो तो लाइन की इक्वेशन हमने अभी पीछे देखी कैसे होती है? आर वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, जहां लैम्डा की जगह हम टी म्यू कुछ भी रख सकते हैं, इन्होंने इस बार लैम्डा की जगह रखा है म्यू, तो हम भी म्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया म्यू बी वेक्टर। ठीक है, सो पीछे जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन में बिल्कुल वही, ए वेक्टर बनता है पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, क्या होता है? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और बी से हमें मिलते हैं डायरेक्शन रेशियोज। तो अब इन्होंने किसकी बात करी है? डायरेक्शन रेशियोज की कि पॉइंट की? इन्होंने हमें पूछा है कौन सा पॉइंट है, तो हमें किस पे फोकस करना है? ए वेक्टर पे, मतलब जो म्यू के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। तो यहां पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो म्यू के अलावा एक्स में है 1, y में है -5 और z में -6, तो यही हमारे पास पॉइंट हो गया 1 -5 -6, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ आया कैसे करना है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज इफ a डिनोट्स, हमारे पास सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस को डिनोट करता है a, और b है सेट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस, तो हमें डिपिक्ट करना है करेक्ट रिलेशन बिटवीन a एंड b। a और b में क्या रिलेशन होगी? तो ये आपने पढ़ा होगा कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब डिफरेंशिएबल अगर वो है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? नहीं, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कंटिन्यूअस तो हैं बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसका बहुत इजी आंसर है मॉड एक्स। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स कंटिन्यूअस तो है, अगर आप देखो हम बनाए तो बिना पेंसिल उठाए हम इसको बना सकते हैं, बट इस पॉइंट पर जाकर वो हमारे पास एक शार्प पॉइंट दे रहा है इंस्टेड ऑफ कर्व, तो दैट मींस x इक्वल टू 0 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, दैट मींस ये कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हर डिफरेंशिएबल फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन तो होगा बट कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। दैट मीन्स कंटिन्यूअस फंक्शंस का सेट बड़ा है कि जो a है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ
फंक्शंस इन ए ज्यादा होंगे और बी जो है वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी, ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है। हर डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस भी होगा, बट कुछ कंटिन्यूअस होंगे जो डिफरेंशिएबल वाले सेट में बिलोंग नहीं करेंगे। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व्स y इक्वल x स्क्वायर, x इक्वल टू 0 से 2 एंड y एक्सिस। वो इन्होंने यहाँ पर हमें शेड करके दे दिया। देखो ये हो गया हमारे पास y एक्सिस और ये कर्व हो गया हमारे पास y इक्वल टू x स्क्वायर। अब रीजन है x इक्वल टू 0 से 2। अब x इक्वल टू 0 से 2 तो ये हुआ, तो ये वाला इंक्लूड होना चाहिए, बट हमने ये क्यों इंक्लूड किया? कई बच्चों को ये वाला क्वेश्चन हो रहा होगा। वो है रीजन y एक्सिस, क्योंकि हमें x एक्सिस इंक्लूड नहीं करनी है, y एक्सिस इंक्लूड करनी है। मतलब y एक्सिस और इस वाले कर्व के बीच में हमारे पास यही वाला शेडेड रीजन बनता है, बट ये हमने यहीं पर स्टॉप क्यों कर दिया? y इक्वल्स टू 4 पे स्टॉप क्यों कर दिया? वो इसलिए क्योंकि हमारे पास रेंज अगर x की 0 से 2 जाती है तो उस केस में x स्क्वायर की रेंज कहां से कहां तक जाएगी? 0 से 4, और x स्क्वायर नथिंग बट क्या है? y। तो इसलिए हमारे पास y इक्वल्स टू 4 वाली लाइन हमने बनाई है और ये हमारे पास रीजन बाउंडेड आया है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का, एक स्ट्रिप बनाई जाती है। यहाँ पर स्ट्रिप हम इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि y एक्सिस है तो हम स्ट्रिप y एक्सिस पे डालेंगे। ये जो छोटा सा डिस्टेंस होता है इसको हम लिखते हैं dy और ये होता है x, और एरिया का फॉर्मूला क्या बन के आता है? इंटीग्रल x dy। यहाँ पर ये x से कंफ्यूज मत हो जाना है, इस x का मतलब होता है फंक्शन ऑफ y, मतलब जो भी हमें फंक्शन गिवन है, जैसे यहाँ पे गिवन है y इक्वल एक्स स्क्वायर, तो वो कहते हैं कि इस फंक्शन में पहले आप फंक्शन को y के टर्म्स में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे अगर फंक्शन को y के टर्म्स में कन्वर्ट करें तो इट विल बिकम x इक्वल रूट y, और फिर उसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू y। कर दिया। अब बस क्या बचा है? लिमिट। अगर आप देखो ये स्ट्रिप अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो कहां तक पहुंचती है? 0 से शुरू करके ये स्ट्रिप बीच से होते हुए यहाँ 4 तक जा रही है, 4 के बाद तो नहीं जा रही, तो दैट मीन्स 0 से 4 तक। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ आया सबको कैसे किया हमने? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स। दो प्रोडक्ट फैक्ट्री प्रोड्यूस करती है x एंड y। द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग, क्या? प्रॉफिट अर्न, दोनों x और y को सेल करके जो प्रॉफिट अर्न्ड है वो हम बता रहे हैं थ्रू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो प्रॉफिट अर्न्ड बता रहा है z, where x and y are the number of units of x and y, which of the following statement is correct? कौन सी सही है वो बतानी है। The objective function maximizes the difference of the profit earned। क्या z में हम दो प्रॉफिट्स का डिफरेंस ले रहे हैं? नहीं, इन्होंने क्या कहा है? x को भी बेच के जो प्रॉफिट आया और y को भी जो बेच के प्रॉफिट आया, वो दोनों का प्रॉफिट रिप्रेजेंट किया है हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन z से, और ये क्या कह रहे हैं? डिफरेंस। तो ये तो गलत हो गया। Now, second says the objective function measures the total production of the products। गलत। टोटल प्रोडक्शन तो हम z से बता ही नहीं रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमारे पास प्रॉफिट बता रहा है, प्रोडक्शन थोड़े बता रहा है, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड है, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेस द कंबाइंड प्रॉफिट फ्रॉम सेलिंग x एंड y। ये सही लग रहा है। क्यों? ये क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो x एंड y दोनों से जो प्रॉफिट अर्न हुआ है, कंबाइंड प्रॉफिट, इससे भी और इससे भी दोनों का प्रॉफिट एक साथ बता रहा है z अकेला, तो वही है। तो ये हमारे पास सही हो जाता है। डी भी पढ़ लेते हैं, ये क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन इंश्योर्स द कंपनी प्रोड्यूसेस मोर ऑफ x देन प्रोडक्ट y। नहीं, z से हमें क्या कुछ ये पता लग रहा है कि हमने x ज्यादा बनाया या y ज्यादा? नहीं, z इनके बीच में कंपैरिजन नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 17, वो थोड़ा सा कट हुआ है देखो, फिर भी यहाँ पर गिवन है, इफ a and b आर द स्क्वायर मैट्रिसेस। दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर है m, सच दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक कंडीशन दी हुई है, बताना इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो हम इस कंडीशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या कंडीशन है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ठीक है, यहां पर a की मल्टीप्लाई a से a स्क्वायर देगी, देन a की b से ab, देन माइनस बी ए एंड देन b स्क्वायर।
क्या मैट्रिसेस में ए बी और बी ए हमेशा इक्वल होते हैं? नहीं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, बट यहां पर इस इक्वेशन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर आने के लिए क्या कंडीशन इक्वल होनी पड़ेगी? सो इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, और ये हमारे पास कैंसिल होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। चलिए 18th कहता है इफ पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन देन P माइनस क्यू इज, मतलब ऑर्डर और डिग्री का हमें डिफरेंस बताना है क्या होगा। बट यहाँ पर आप लोगों ने कईयों ने मुझे लगता है ये मिस्टेक की होगी कि डायरेक्ट इसको इक्वेशन मान के यहीं पर डिग्री निकालने की कोशिश की होगी। बट अगर आप देखो क्या हम इससे ऑर्डर एंड डिग्री निकाल सकते हैं? नहीं। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स का होल क्यूब कैसे सॉल्व होगा? हमें पता है कि किसी भी फंक्शन की अगर पावर होती है तो उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? nx की पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर x की जगह dy बाई डी एक्स है तो हम यही लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स की पावर 2। बट क्योंकि x की जगह dy बाई डी एक्स था तो चेन रूल लग जाएगी विच इज इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में बताओ हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? हाईएस्ट ऑर्डर क्या है इस इक्वेशन का? 2, और उसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी हो गई हमारे पास? 1। सो P माइनस क्यू हमारे पास कितना हो गया? 1। समझ आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? चलिए 19th कहता है असर्शन इन रीजन क्वेश्चंस। असर्शन रीजन में हमें 4 चीजें देखनी होती हैं। तो ऑप्शन ए कहता है दोनों ट्रू हैं, ऑप्शन बी कहता है दोनों ट्रू हैं और बी उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सी कहता है कि हमारे पास असर्शन ट्रू है रीजन गलत है, और डी कहता है असर्शन फॉल्स है और रीजन सही है। तो देखते हैं कौन सा आता है। Assertion says A equals to diagonal 3, 5, 2 is a scalar matrix of order 3 cross 3। यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है आप मुझे बताओ? स्केलर मैट्रिक्स होती है 3 क्रॉस 3 में एक तरीके की डायगोनल मैट्रिक्स सच दैट उसके डायगोनल पे सेम एलिमेंट्स हों। जो भी नंबर हमने फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट पे रखा वो लास्ट तक हर डायगोनल पे वही आता है और बाकी हर जगह क्या होता है? 0। सो इज अ डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। बट क्या इन्होंने यहाँ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल दिए? नहीं, तो असर्शन गलत है। रीजन कहता है इफ अ डायगोनल मैट्रिक्स हैज ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। नॉन जीरो एलिमेंट्स क्या हो गए? तो जहां मैंने k लिखा है वो हमारे पास क्या हुआ? नॉन जीरो एलिमेंट्स, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होती है। वही मैंने बताया अभी, तो ये सही है। तो इसमें आप आंसर क्या आएगा? डी। 20 लास्ट क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का। इट सेज एवरी पॉइंट ऑफ द फीजिबल रीजन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है तो जो उसका फीजिबल रीजन है उसका सारे पॉइंट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन देते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं। देखो यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक ग्राफ बनाऊं, सपोज ये एक कंस्ट्रेंट है, ये दूसरा कंस्ट्रेंट हो गया और ये तीसरा, सपोज ये हमारे पास थे और सब में लेस देन इक्वल की कंडीशन आई। लेस देन की वजह से और एक्स एंड वाई से सपोज बड़ा आया और ये हमारे पास फीजिबल रीजन बन जाता है। तो असर्शन का कहना है कि यहाँ पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बराबर होंगे, मतलब ये सारे पॉइंट्स ऑप्टिमल सॉल्यूशन हैं। तो आंसर है नो, ये गलत है। क्यों? ये सारे हमारे पास फीजिबल सॉल्यूशन होंगे। ये क्या होंगे? फीजिबल सॉल्यूशन। फीजिबल सॉल्यूशन जो उन सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है। बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो हमें इसके कॉर्नर पॉइंट्स पे मिलेगा। अगर ये हमारे पास फीजिबल रीजन है तो ये कॉर्नर पॉइंट हुआ, ये कॉर्नर पॉइंट हुआ, एक कॉर्नर पॉइंट ये हुआ और ये हुआ। तो ये 4 कॉर्नर पॉइंट हमारे पास ऐसे हैं जिन पर हमारे पास एक या एक से ज्यादा पर ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ सकता है। ऑप्टिमल मतलब या तो हम उस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं या मिनिमाइज कर रहे हैं, तो इनमें से ही किसी एक पॉइंट पर ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो असर्शन तो हमारा गलत हो गया। रीजन कहता है द ऑप्टिमल सॉल्यूशन फॉर अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एग्जिस्ट ओनली एट वन और मोर कॉर्नर पॉइंट्स, एक या एक से ज्यादा पर।
ऑफ द फीजिबल रीजन। तो ये सही है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आंसर क्या आता है, डी। आई होप आप लोगों ने सेक्शन ए अच्छे से किया होगा। आगे के सेक्शंस देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू हिट द लाइक बटन।